बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु का भाग 4 करेंगे। बच्चों, यदि पिछले 3 भाग आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, ये वाला भाग भी आपको जरूर समझ में आएगा। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति। हमें धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, जितनी भी धातुओं के बारे में अब तक हमने पढ़ा, जिंक, कॉपर, ये धातुएं में कहाँ से प्राप्त होती है। ऐसा तो है नहीं कि धातुएं पेड़ पौधों के आती है तो वहां से इनको तोड़ लाते हैं, तो हमें धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है। तो बच्चों, धातुएं हमें भूपट्टी यानी कि पृथ्वी की जो भूपट्टी होती है, भूपट्टी मतलब सबसे ऊपर वाली परत, वहां से हमें धातुओं की प्राप्ति होती है। तो ये वाले जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें धातुएं जमीन से मिलती है, पृथ्वी से मिलती है, ठीक है। अब जो भी हमें धातुएं मिलती हैं, ज्यादातर धातुएं अशुद्ध होती है, यानी कि वो प्योर नहीं होती है, वो शुद्ध नहीं होती है। उनको निकाल कर उनको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो शुद्ध रूप में मिलती है, जैसे सोना है, चांदी है, ये धातुएं कभी कभी शुद्ध रूप में मिलती है, बाकी ज्यादातर धातुएं हमें अशुद्ध रूप में मिलती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो अशुद्ध रूप में हमें धातुएं मिलती हैं उनको किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, उनको किस प्रकार से प्योर बनाया जाता है और उनको क्या क्या कहा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज की, ठीक है। देखो, खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी की भूपट्टी से जो हमें प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक प्राप्त होते हैं, जो अशुद्ध होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। मान लीजिए हमें लोहा ही मिला पृथ्वी में, ठीक है। अब उस लोहे के साथ और भी अशुद्धियां हैं, जैसे मिट्टी के कण हैं, रेत है, ऑक्साइड है, वो जो हमें प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। देखो ध्यान से, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। बच्चों, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अभी वो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, उनके साथ बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो वो क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। जैसे हम मान लीजिए हमें कहीं पर लोहा प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो उसे आप क्या कहोगे, खनिज कहोगे। अब उस खनिज में लोहा ज्यादा होना चाहिए और अशुद्धियां कम होनी चाहिए, और उसे निकालना लाभकारी हो। जैसे हम उसे निकाल रहे हैं तो लाभकारी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उसको निकालने में खर्चा तो ज्यादा आ जाए और उसका जो वो धातुओं में कम प्राप्त हो, यानी कि उसे निकालना नुकसानदायक हो, तो उसे अयस्क नहीं कहेंगे। अयस्क उसे कहते हैं ऐसे खनिज जिनको निकालना लाभकारी हो, जिनमें धातु की मात्रा ज्यादा हो, उसे क्या कहोगे, अयस्क कहोगे। देखो ध्यान से समझेंगे, जिन खनिजों में विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब खनिज तो हम किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है ना। अब खनिज अयस्क किसे कहेंगे, मतलब ऐसे खनिज जिनमें धातु की अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। इन खनिजों को क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से याद रख ले। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ये अशुद्ध होते हैं, इनके साथ बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। और ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा क्या हो, अधिक हो, धातु की मात्रा अधिक हो और इन्हें निकालना लाभकारी हो, उसे क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमें धातु जमीन से मिलेगी उसे आप क्या कहोगे, उसे हम अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं धातुओं का निष्कर्षण। अब वो जो अयस्क है, ठीक है, अभी वो धातु नहीं है, अभी उसका नाम क्या है, अयस्क है, क्योंकि उसके साथ अशुद्धि है। अब उसका निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों, कल हमने सक्रियता श्रेणी देखी थी। सक्रियता श्रेणी में अधिक अभिक्रियाशील तत्व भी देखे थे, कम अभिक्रियाशील तत्व भी देखे थे। बताई थी मैंने कल ट्रिक से, कहो ना कैल्शियम, कहा था ना मैंने, मैं आज पंजाब जाऊंगा, तो वो जो धातुएं हैं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील और
कम अभिक्रियाशील और मध्य अभिक्रियाशील, 3 प्रकार की धातुएं होती है। तो सबको अलग अलग प्रकार से उनका निष्कर्षण किया जाता है। निम्न अभिक्रियाशील धातु को अलग तरह से सही किया जाता है, मध्य अभिक्रियाशील धातु को अलग तरह से सही किया जाता है और उच्च अभिक्रियाशील धातु को अलग तरह से उनका निष्कर्षण किया जाता है। तो देखो यहाँ पर अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो धातु है ना, से पढ़ा था हमने, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। और सबसे कम कौन सी है? सोना है ना, क्या है? सोना, ठीक है। और इसके बीच में हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। तो देखो अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न मतलब जिनकी अभिक्रिया सबसे क्या हो? कम हो, जिसमें सोना वगैरह आ जाते हैं। फिर मध्य अभिक्रियाशील, जो मध्य में हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे उच्च अभिक्रियाशील, यानी कि जिनकी अभिक्रिया सबसे क्या हो? ज्यादा हो, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। बताया था कि अगर इनको आप खुले में रख दोगे, पोटेशियम को और सोडियम को, तो यह क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। मतलब इनकी अभिक्रिया क्या होती है? बहुत ही तेज होती है। तो बच्चों अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु और उच्च अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। अब बात करेंगे, ये जो चार्ट बनाया मैंने, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इसी चार्ट के आधार पर ही धातुओं का शुद्ध किया जाता है, उनका निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ध्यान से समझना है भाई। हमें पृथ्वी से जो धातु मिलेगी, पृथ्वी से वो किसके रूप में मिलती है? अयस्क के रूप में। उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क, क्योंकि उसमें अशुद्धियां हैं, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। कुछ धातु ऐसी होती है जो हमें शुद्ध मिलती है, जैसे सोना है, चांदी है। बाकी जितनी भी धातुएं हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, लोहा है, ये सब हमें किसके रूप में मिलती हैं? अयस्क के रूप में मिलती हैं, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले उनको निकाला जाता है अयस्क को, और फिर अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अयस्क का क्या किया जाता है? सांद्रण का मतलब होता है कि जो अयस्क होते हैं उनमें धूल, मिट्टी और रेत के बहुत सारे कण होते हैं, तो उनको पानी की सहायता से अच्छी तरह से धो लिया जाता है, अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, जिसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं, ठीक है। अब अभी आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होने लग जाएगी, ठीक है। अब अयस्क का क्या कर दिया? सांद्रण। अब सांद्रण करने के बाद धातुओं की 3 श्रेणी बनाई गई है ना। सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातु, फिर मध्य अभिक्रियाशील धातु और फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु। जिनकी अभिक्रिया सबसे अधिक है वो उच्च अभिक्रियाशील, जिनकी कम है वो मध्य अभिक्रियाशील, और जिनकी सबसे कम है वो क्या होती है? निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातु को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? जिनकी अभिक्रिया बहुत ज्यादा होती है ना, उसको कैसे शुद्ध किया जाता है? तो उनको देखो गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। जो धातु होती है उसको पिघलाकर उसका क्या कर दिया जाता है? विद्युत अपघटन कर दिया जाता है, जिससे हमें कौन सी धातु मिल जाती है? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, इनको आसानी से शुद्ध कर लिया जाता है, ठीक है। उच्च अभिक्रियाशील जो धातु होती है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, इनको प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इनको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? गलित धातु का विद्युत अपघटन, इनको धातुओं को पिघला लिया जाता है, गलित अवस्था में ले लिया जाता है, और फिर उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है? विद्युत अपघटन कर दिया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, और जहां से हमें कौन सी धातु प्राप्त हो जाती है? शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब बच्चों, मध्य अभिक्रियाशील जो धातु होती हैं, उस धातु में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? एक तो कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क। जैसे जिंक है तो जिंक Zn, ठीक है, CO3, ये जिंक कार्बोनेट के रूप में भी प्राप्त हो सकता है और जिंक सल्फाइड के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। तो मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में कितने प्रकार की अशुद्धियां होती है? 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है। अगर बच्चों कार्बोनेट अयस्क की अशुद्धि है, अगर मध्य अभिक्रियाशील धातु में कौन सी अशुद्धि है? कार्बोनेट अयस्क, यानी कार्बोनेट अयस्क है, अशुद्धि का मतलब अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, तो उसको निस्तापन विधि के द्वारा सही किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा? निस्तापन विधि के द्वारा। और यदि सल्फाइड अयस्क अशुद्धि है, सल्फाइड अयस्क,
तो उसको कौन सी विधि के द्वारा? बर्जन विधि के द्वारा सही किया जाता है। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं कि बर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है। ठीक है, अब इन दोनों का कार्य होने के बाद जो धातु प्राप्त होती है उसमें धातु का ऑक्साइड रह जाता है। फिर भी धातु पूरी तरह से प्योर नहीं हुई, फिर भी उसके साथ क्या रह गया? धातु का ऑक्साइड। जैसे ये कार्बोनेट की ZnCO3 है ना, जिंक कार्बोनेट है ना। अब जैसे इसका निस्तापन करेंगे तो क्या रह जाएगा? ZnO रह जाएगा, यानी कि धातु क्या रह जाएगा? ऑक्साइड रह जाएगा। फिर धातु का क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है। क्या किया जाता है? अपचयन हमने अध्याय 1 में पढ़ी थी, अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? निकलना। ऑक्सीजन का क्या होता है? तो यहां से इस ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो हमें धातु का शोधन हो जाता है, यानी कि प्योर धातु में प्राप्त हो जाती है। जिंक में प्योर शुद्ध मात्रा में क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में कौन कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? एक तो कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसको कौन सी विधि से सही किया जाएगा? निस्तापन विधि से। और सल्फाइड अयस्क है तो कौन सी विधि से? बर्जन विधि से। ठीक है, अब निस्तापन और बर्जन क्या होती है अभी आगे पढ़ेंगे। जब इन दोनों के द्वारा इनको सही कर लिया जाता है तो हमें जो धातु प्राप्त होती है वो धातु ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। मतलब अब भी धातु क्या है? अशुद्ध है, अभी वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है। फिर क्या किया जाता है? धातु का अपचयन किया जाता है। तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है और हमें कौन सी धातु मिल जाती है? शुद्ध धातु मिल जाती है, प्योर धातु मिल जाती है। तो इस प्रकार से मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की। तो बच्चों, निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनमें केवल एक अशुद्धि पाई जाती है जिसे कहते हैं सल्फाइड अयस्क। कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? अब देखो, सल्फाइड अयस्क को कौन सी विधि के द्वारा सही करते हैं? बर्जन। तो देखो, सल्फाइड अयस्क को कौन सी विधि से सही करेंगे? बर्जन विधि से। अब बर्जन विधि से सही करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु। और धातु प्राप्त होने के बाद उसका परिष्करण किया जाता है। परिष्करण का मतलब उसको अलग अलग रूपों में अलग अलग, मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग उसके रूप दे दिए जाते हैं। अलग अलग रूप, जैसे कुछ क्या बना दिया, कोई क्या बना दिया, तो उसको अलग अलग रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें पृथ्वी से क्या मिलती है? धातुएं मिलती है। अधिकतर धातुएं तो हमें पृथ्वी से मिलती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो हमें समुद्र से भी मिलती है। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। कुछ धातुएं में समुद्र से प्राप्त होती है, लेकिन ज्यादातर धातुएं में कहां से प्राप्त होती हैं? पृथ्वी से प्राप्त होती है। तो आप इस चार्ट को अच्छी तरह से याद रख लें। ठीक है, एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका एक बार। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा खनिज। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें सब होता है, मिट्टी के कण होते हैं, अशुद्धियां जितने भी वो सारे के सारे, वो टोटल क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। अब अयस्क क्या होता है? बच्चों, ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा ज्यादा हो और उन्हें निकालना क्या हो? लाभकारी हो, यानी कि वो हमें फायदा पहुंचाए, उससे हमें नुकसान नहीं हो उसे निकालने से, तो उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। देखो, जिन खनिजों में विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हो, ठीक है, खनिज तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होगी। अब उसमें भी उस ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, और उन्हें निकालना लाभकारी हो, इन खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब देखो धातु का निष्कर्षण। तो बच्चों, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु और उच्च अभिक्रियाशील धातु। ठीक है, अब धातुओं का निष्कर्षण अलग अलग तरह से किया जाता है, अलग अलग तरह से उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर ही उनका क्या किया जाता है? शोधन किया जाता है। तो देखो, हमें जो मिलेगी पृथ्वी से जिसमें धातुएं जो अशुद्ध है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। अब अयस्क का क्या किया जाता है? सांद्रण, मतलब रेत मिट्टी वगैरह के कण होते हैं ना, उनको धोया जाता है, अच्छी तरह से साफ किया जाता है। ठीक है, अब सांद्रण करने के बाद उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर उनको अलग अलग श्रेणी में बांट दिया जाता है। अगर धातु उच्च अभिक्रियाशील हैं तो इसका जो शोधन है वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में हो जाता है। कैसे? उच्च अभिक्रियाशील धातु को गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। धातु को पिघलाकर उसका क्या कर दिया जाता है? विद्युत अपघटन कर दिया जाता है, जिससे डायरेक्ट शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है,
अब बच्चों जो मध्य अभिक्रियाशील धातु होती हैं उसमें दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। मध्य अभिक्रियाशील धातु में कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं? दो प्रकार की, एक तो कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क। अब जो कार्बोनेट अयस्क है उसको निस्तापन विधि से हटाया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन विधि से हटाया जाता है। ठीक है, दोनों हट गए, दोनों के हटने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? धातु का ऑक्साइड होता है। मतलब अभी हमें शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुई। अब इस ऑक्साइड को हटाने के लिए धातु का क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है। ठीक है, अपचयन करने के बाद हमें प्योर धातु मिल जाती है, शुद्ध धातु मिल जाती है। अब बच्चों निम्न अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं उनमें एक अशुद्धि पाई जाती है। वो कौन सी अशुद्धि पाई जाती है? सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि पाई जाती है। अब सल्फाइड अयस्क को किस विधि के द्वारा हटाया जाता है? भर्जन। अच्छी तरह से याद रखें, कार्बोनेट को तो निस्तापन के द्वारा और सल्फाइड को भर्जन के द्वारा हटाया जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाती है? धातु। फिर उसका परिष्करण कर दिया जाता है, मतलब उसको अलग अलग रूपों में डाल दिया जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं। अब देखो आगे है अयस्कों का समृद्धिकरण। अच्छी तरह से आप मैंने समझे। ठीक है, समझ में आए तो लाइक जरूर करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और छात्र भी इससे जुड़ सके। तो देखो अयस्कों का समृद्धिकरण, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर ले। यानी कि पृथ्वी से जो अयस्क निकलते हैं उन अयस्क को में मिट्टी के कण भी होते हैं, रेत के कण भी होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। तो गैंग, ठीक है, अयस्कों में सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्कों में सबसे पहले किसको हटाया जाता है? गैंग को। देखो हमने जो पिछला चार्ट पढ़ा था उसमें सबसे ऊपर अयस्क थे, उसके नीचे था अयस्कों का सांद्रण। मैंने बताया था ना कि मिट्टी, रेत वगैरह के जो कण हैं उनको धोकर हटा दिया जाता है। तो ये जो मिट्टी, रेत के कण होते हैं ना अयस्कों के साथ, इन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो गैंग की परिभाषा आप अच्छी तरह से याद रख ले। पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। और सबसे पहले अयस्कों में से किसको हटाया जाता है? गैंग को हटाया जाता है। ठीक है, अब नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। जो सबसे नीचे आती है, जिनकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है, उन धातुओं को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है, जैसे सोना है, चांदी है ना, मरकरी है, पारा है ना। ये इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। इनको केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जा सकता है, मतलब शुद्ध मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो उदाहरण के लिए, ठीक है, सबसे नीचे वाली धातुओं की बात करें जिनकी अभिक्रिया क्या होती है? सबसे कम होती है। अब उनको शुद्ध करने के लिए केवल उनको गर्म करने से वो शुद्ध हो सकती है। देखो उदाहरण के लिए पारे का एक अयस्क सीनाबार, जो पारा होता है, मरकरी जो होती है, उसका एक अयस्क क्या है? सीनाबार, Hg। देखो ये तो पारा है, अब इसके साथ S लगाया ना, ये सीनाबार, इसका क्या है? अयस्क है, मतलब अशुद्धि है। ठीक है, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जब इसको हम वायु में क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। मतलब यहाँ से ये सीनाबार हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? ऑक्साइड आ जाएगा, में परिवर्तित होता है तथा अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। फिर इसको दोबारा से गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड भी यहाँ से क्या होगा? हट जाएगा और हमें प्योर जो मरकरी है, पारा है, वो प्राप्त हो जाएगा। देखो उदाहरण से हम समझ सकते हैं, एक अभिक्रिया ली है मैंने। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? ये एक पारे का अयस्क है सीनाबार, जो हमें टॉस के रूप में प्राप्त होता है। अयस्क किसके रूप में प्राप्त होता है? टॉस के रूप में। अब इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब गर्म किसकी उपस्थिति में करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है। अब गर्म करने पर देखो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमें ये जो पारा है इसका ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी और ये तो क्या हो जाएगी? हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ये जो हमें प्राप्त हुआ, कौन? मर्क्यूरिक ऑक्साइड,
इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को दोबारा क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इनको दोबारा देखो गर्म करने पर, दोबारा गर्म करोगे ना, तो ये मरकरी पारा जो किसके रूप में होता है, द्रव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, द्रव के रूप में। मैंने बताया था आपको, ऐसी धातु का नाम बताए जो एक धातु है केवल जो द्रव के रूप में पाई जाती है, वो कौन सी है, मरकरी है। बाकी कोई सी भी धातु ऐसी नहीं है जो लिक्विड में पाई जाती हो, द्रव के रूप में पाई जाती हो। केवल मरकरी ऐसी धातु है जो किसके रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है। अब देखो बेटा, और साथ ही ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या हो गई, अलग हो गई, और ऑक्सीजन तो क्या होगी, हवा में उड़ जाएगी, और हमें शुद्ध जो पारा है वो किसके रूप में मिल जाएगा, लिक्विड के रूप में मिल जाएगा। तो इसको हमने शुद्ध कैसे किया, केवल क्या किया हमने, इसको गर्म किया है। केवल क्या किया है, देखो यही चीज हमने यहाँ लिखी है, पारे का एक अयस्क सीना बार, ये रहा पारे का एक, ये 2 3, ये तो मैं समीकरण को संतुलित करने के लिए लगाया है। पारे का एक अयस्क सीना बार है, ये रहा पारे का एक अयस्क सीना बार, ठीक है। वायु में गर्म करने पर, वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इसको क्या किया, गर्म करने पर सबसे पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड HGO, ये देखो ये बढ़ गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, साथ जो गैस बनी वो तो उड़ जाएगी, ठीक है। तथा अधिक गर्म, अब ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था इसको और गर्म करेंगे, ये ले लिया हमने यहाँ, इसको और गर्म करेंगे, तथा अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है, ठीक है। अब मरकरी में अपचयित हो गया, इसका मतलब हमें ये जो मरकरी ये पारा है वो लिक्विड के रूप में शुद्ध धातु प्राप्त हो गई, ठीक है। तो समझ में आया, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण हम किस प्रकार से करेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपके। इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड है ना, कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबा, कॉपर ही होता है, तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जाता है। अब तांबा जो प्राप्त किया जाता है पृथ्वी से, उसको केवल वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म करने पर ही वो प्राप्त हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ पर ये जो तांबा है जो हमें अशुद्ध रूप से कहाँ से मिला है, पृथ्वी से मिला है, जो अयस्क है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हमने किसकी उपस्थिति में गर्म किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे ऑक्सीजन की, एक सेकेंड, जैसे हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड Cu2O, और यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पर हमें ये कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो गया, ठीक है। कॉपर का क्या प्राप्त हो गया, ऑक्साइड, और साथ ही जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होगी, हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। अब देखो फिर हमने दोबारा से क्या किया, ये कॉपर का ऑक्साइड यहाँ लिया और इसकी अभिक्रिया किससे कराए, कॉपर से, किसे कराए, कॉपर से। तो मैं शुद्ध मात्रा में जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, हवा में उड़ जाएगी। तो इस प्रकार से देखो, इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो धातुएं निम्न अभिक्रियाशील है उन धातुओं को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है, उनको केवल क्या करके, गर्म करने पर ही वो शुद्ध मात्रा में हमें प्राप्त हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा है आपके सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। देखो अभी हमने पहले देखा निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को केवल गर्म करके ही उनका शोधन कर लिया जाता है। अब जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनका शोधन हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखो यहाँ पर मध्य स्थित धातुएं जैसे आयरन, लेड, कॉपर आदि, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। हमने चार्ट देखा था कि मध्य अभिक्रियाशील धातु में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है, एक तो कार्बोनेट अयस्क होता है और एक सल्फाइड अयस्क होता है। तो कार्बोनेट अयस्क को तो निस्तापन विधि से और सल्फाइड अयस्क को वर्जन विधि से शुद्ध किया जाता है। तो देखो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करना जरूरी है। इनको क्या किया जाता है, निस्तापन और वर्जन विधि के द्वारा
सल्फाइड मतलब ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। अब देखो यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से समझे। एक तो है बर्जन मेथड और एक है निस्तापन मेथड, ध्यान से समझना इनको। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को बर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को अत्यधिक वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? बर्जन कहा जाता है। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं आती हैं, जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनको हम किस प्रकार से शुद्ध करते हैं। तो बच्चों जो मध्य अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसमें दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। एक तो पाई जाती है कार्बोनेट अयस्क और एक पाया जाता है सल्फाइड अयस्क। अब इन कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क को हमें धातु ऑक्साइड में बदलना है। अब धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए देखो, यदि सल्फाइड अयस्क है तो उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बर्जन कहते हैं। और दूसरा देखो, कार्बोनेट अयस्क है यदि, है ना, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। अच्छी तरह से याद कर ले, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, बर्जन किसे कहते हैं। तो बच्चों सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से जो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को बर्जन कहते हैं। और कार्बोनेट अयस्क जो सीमित वायु यानी कि नाम मात्र वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में इसे अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया हमने बर्जन का, तो देखो यहाँ पर एक धातु ली जिंक। अब देखो यहाँ पर तो जिंक सल्फाइड अयस्क है, जिंक का सल्फाइड अयस्क, और यहाँ जिंक का कार्बोनेट अयस्क है। यहाँ तो है जिंक का सल्फाइड अयस्क, एक है जिंक का कार्बोनेट अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क को तो हम कौन सी विधि के द्वारा? बर्जन विधि के द्वारा। तो देखो सल्फाइड अयस्क को हमने वायु की उपस्थिति में तापन मतलब गर्म किया। अब जैसे ये गर्म होगा तो ये बदल जाएगा जिंक ऑक्साइड में, और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो गैस तो क्या होगी? उड़ जाएगी, और क्या बचेगा? केवल धातु का ऑक्साइड बचेगा। क्या बचेगा? धातु का ऑक्साइड। अब देखो दूसरा लिया हमने तापन। तापन में क्या बताया कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की निस्तापन, एक निस्तापन, निस्तापन, ठीक है। निस्तापन में क्या बताया हमने कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, सीमित वायु की उपस्थिति में, देखो ये कार्बोनेट अयस्क है जिंक का, ठीक है, इसे हम देखो वायु नहीं ली यहाँ पर, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया। गर्म करने पर एक तो बन गया जिंक ऑक्साइड और एक क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ उड़ जाएगी? हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो बर्जन में तो क्या होगा? सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि होगी और वायु की उपस्थिति में से अधिक ताप पर गर्म करने पर मतलब धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क की अशुद्धि होगी, इसे सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा और जो भी गैस बनेगी वो हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से प्राप्त की जाती है। अब बच्चों ये जो धातु का ऑक्साइड बना, इसको भी ऑक्साइड को हटाने के लिए अपचायकों का प्रयोग किया जाता है। कैसे अपचायकों का? कार्बन जैसे अपचायकों का। देखो ये धातु का ऑक्साइड हमें मिल गया यहाँ पर, अब हमने कार्बन लिया। क्या लिया? कार्बन। तो ये जो कार्बन है ऑक्साइड को यहाँ से क्या कर देगा? अलग कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड बन गई जो हवा में उड़ जाएगी और हमें जो प्योर धातु है जिंक वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मध्य अभिक्रियाशील धातुओं से हम किस प्रकार से धातुओं को प्राप्त करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, एक तो सल्फाइड अयस्क और एक कार्बोनेट अयस्क। सल्फाइड अयस्क को तो हम अधिक वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे जिससे हमें ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा धातु का। फिर कार्बोनेट अयस्क को हम सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा जिसे हम निस्तापन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो धातु का ऑक्साइड में प्राप्त हुआ इसको हम कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से प्राप्त की जाती है। मतलब ऑक्साइड, यहाँ धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ऐसे कार्बन
जैसे उपचायकों का प्रयोग किया तो ये ऑक्साइड यहाँ से अलग हो गया और हमें प्योर धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, एक को देखो, आगे देखो, इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस धातु के ऑक्साइड को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? विस्थापन अभिक्रिया का, जो हमने अध्याय 1 में पढ़ी थी। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि का उपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक उदाहरण लिया, जैसे यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड है ना, ये धातु का ऑक्साइड है मैग्नीज ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करा दी हमने एल्यूमिनियम से। तो बच्चों ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस मैग्नीज को यहाँ से हटा देगा, इस मैग्नीज को यहाँ से हटा देगा और मैं यहाँ से प्योर मैग्नीज धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इसने एल्यूमिनियम ने इस मैग्नीज का क्या कर दिया, यहाँ से विस्थापन कर दिया। विस्थापन करते में ये प्योर धातु प्राप्त हो जाएगी। तो इस ऑक्साइड को हटाने के लिए आप कौन सी अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हो, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं वो कम अभिक्रियाशील धातुओं का क्या कर देती हैं, विस्थापन कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद कर ले। बताओ मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में 2 प्रकार की शुद्धियां पाई जाती हैं, एक तो सल्फाइड अयस्क और एक कार्बोनेट अयस्क। बच्चों जो सल्फाइड अयस्क है तो उसको तो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, और जो और उसे क्या कहते हैं, वर्जन कहते हैं। जो कार्बोनेट अयस्क हैं उसे सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, निस्तापन। अब ये जो धातु का ऑक्साइड प्राप्त हुआ इसको हम 2 तरह से हटा सकते हैं, एक तो कार्बन जैसे उपचायक कार्बन जैसे उपचायक का प्रयोग करके, ठीक है, और दूसरा विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, जिसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके थर्मिट अभिक्रिया। देखो थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, कुछ विस्थापन अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें अधिक मात्रा में, देखो यहाँ पर भी उष्मा निकल रही है ना, यहाँ पर तो ज्यादा उष्मा नहीं निकलती, लेकिन कुछ विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है, इनमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। इतनी उष्मा निकलती है कि धातु में पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है, पिघली हुई धातुएं प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखो कुछ विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है और इनकी उष्मा इतनी अधिक होती है कि धातुएं में गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है आयरन थर्ड है, आयरन थर्ड का ऑक्साइड है ये Fe2O3, ये आयरन थर्ड का सूत्र है, ठीक है ना, के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों जोड़ने के लिए किया जाता है। आयरन थर्ड की जो अभिक्रिया होती है वो इतनी उष्माक्षेपी होती है कि हमें गलित अवस्था में मिलता है, और इसका जो उपयोग है वो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके एल्यूमिनियम के साथ इसका रेल की पटरी बनाने में और मशीन के जो पुर्जे होते हैं उनकी दरारों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। हमने सबसे नीचे मध्यम का तो अच्छी तरह से समझ लिया, अब ये लास्ट है, इसको भी ध्यान से समझना। तो देखो बच्चों, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। जो सबसे ऊपर वाली धातुएं होती है जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती है। ठीक है, इसे कार्बन के साथ गर्म करके इसके यौगिक से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल हम कार्बन के साथ गर्म करने से इसके यौगिक से धातु प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है आदि है। तो फिर हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन धातुओं को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। अब विद्युत अपघटन के द्वारा कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पात्र ले लिया, ठीक है, ये एक पात्र ले लिया। अब इस पात्र में हम क्या करेंगे, उस धातु को द्रव अवस्था में डालेंगे,
धातु को किस अवस्था में डालेंगे? द्रव अवस्था में। और इस पर लगाएंगे 2 इलेक्ट्रोड। क्या लगाएंगे? 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और इन इलेक्ट्रोड को हम विद्युत धारा से जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है, ये हमने एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, और साथ ही यहाँ एक स्विच लगा दिया है। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि हम जिस धातु को शुद्ध कर रहे हैं वो है NaCl। NaCl हमें इसमें से सोडियम को अलग निकालना है। तो जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखो ये तो आपके प्लस वाला सिरा और ये आपके माइनस वाला सिरा। ठीक है बच्चों, प्लस वाले सिरे को कहते हैं कैथोड, क्या कहते हैं? और माइनस वाले सिरे को कहते हैं एनोड कहते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसका अपघटन होना शुरू हो जाएगा। अपघटन मतलब ये Na तो जो प्लस वाला है वो अलग हो जाएगा और Cl जो माइनस वाला है वो अलग हो जाएगा। अब बच्चों ये जो प्लस वाला है देखो, इसको कैथोड कहते हैं, माइनस वाले को कहते हैं कैथोड और प्लस वाले को कहते हैं एनोड। तो देखो विपरीत चिन्ह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो माइनस वाला है ना, ये तो किस पे चला जाएगा? कैथोड पर, मतलब इस प्लेट पर चला जाएगा, और ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा एनोड पर। ठीक है, तो आपको जो सोडियम यानी कि ये जो धातु मिलेगी ये कहाँ पर मिलेगी? कैथोड पर मिलेगी। देखो यहाँ पर कैथोड पर क्या होगा? Na+E, मतलब यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी। क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्लोराइड मिल जाएगा, क्लोराइड यानी कि गैस मतलब मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन से उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन धातुओं को विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो विद्युत अपघटन में हम क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं, उसमें जिस भी धातु को हमें प्राप्त करना है उसका विलयन डालते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, बैटरी से संयोजित करते हैं और एक कुंजी लगाते हैं। ठीक है, एक तरफ होता है कैथोड, एक तरफ होता है एनोड। जैसे NaCl को करना है तो ये इसका अपघटन होगा Na+ और Cl- में, तो प्लस वाला तो माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा। तो जो भी धातु अपने यहाँ पर जो भी धातु बनेगी वो हमेशा कहाँ बनेगी? कैथोड पर बनेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं जल्द अगली क्लास में। तो ये क्लास देखने के लिए सभी का धन्यवाद। आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।